नमस्कार। मैं हूं नई दिल्ली से स्टेट मिरर हिंदी के लिए संजीव चौहान और मेरे साथ ग्रीस यानी कि 7 समंदर पार बैठे हैं सुधाकरन जी, जो भारतीय फौज के पूर्व मेजर जनरल हैं। सुधाकरन साहब, स्टेट मिरर में आपका स्वागत है। नमस्कार संजीव जी। मेरे को आप सुधाकर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरा नाम है मेजर जनरल सुधाकर जी, वीएसएम जी, रिटायर्ड। ओके, थैंक यू। आपने ये परमिशन दी कि मैं आपको सुधाकर बोल सकता हूँ। शुक्रिया। या जानना चाहेंगे सुधाकर जी कि क्या सब कुछ ये 24 घंटे में ऑपरेशन सिंदूर के बाद उथल पुथल मच गई, जिसकी उम्मीद नहीं थी और उम्मीद थी भी कि पाकिस्तान कुछ करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेरे उम्मीद के मुताबिक पाकिस्तान जो इंडियन मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर हमला किया है, यानी कि वो तो नकारा रहा। हमारे S-400 के जरिए से जितने अनकॉमिंग मिसाइल या प्लेटफॉर्म, ड्रोन प्लेटफॉर्म्स आ रहे थे, इनको सब न्यूट्रलाइज किया है ऑन फ्लाइट में। जी। तो ग्राउंड में आके कोई टकराए नहीं। जितना ये खबर ओपन मीडिया में मिल रहा है, हम ग्रीस में हूँ। और जहां तक हिंदुस्तान का जो मुंह तोड़ जवाब है, जैसे ही ये खबर आई कि हमारे जो फॉरवर्ड एयर बेसिस के ऊपर वो हमला करना शुरू कर दिया है उन्होंने, तो वैसे ही तुरंत यहाँ पे जो खबर मिली कि हिंदुस्तान ने रावलपिंडी, पेशावर, वहाँ पे कराची, सियालकोट, ऐसा ही मेरे को खबर यहाँ पे मिला कि ये सारे एकदम जगह जगह उन्होंने किया है, अटैक किया है। लेकिन यहाँ पे जो खबर आ रहे हैं, ये कह रहा है कि हिंदुस्तान का जो रिस्पॉन्स है, ये कैलिब्रेटेड है, कंसिडर्ड है, मेजर्ड है और नॉन एस्केलेटरी है। यानी कि ये जो टेररिस्ट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंप और उनकी जो स्टेजिंग पॉइंट्स है, लॉजिस्टिक बेसिस है, इनके ऊपर हिंदुस्तान की हमला हो रही है। ये कोई सिविलियन या मिलिट्री टारगेट के ऊपर नहीं हो रहा है। मिलिट्री टारगेट के ऊपर ना करने का कारण यह है कि हिंदुस्तान एक एक ऑप्शन अपने तरफ रखना चाहता है, नॉन एस्केलेटरी ऑप्शन। क्योंकि मिलिट्री टारगेट के ऊपर हमला करना मीनिंग और कुछ हो जाता है। एक कन्वेंशनल वॉर की एक ब्रेकआउट, ऑल वॉर ना ऑल आउट वॉर के ब्रेकआउट की एक किस्म का ये एक अनाउंसमेंट हो जाता है। सिर्फ बच जाता है कि वर्बली और फॉर्मली उसको आप अनाउंस करें। वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, तो इसका मीनिंग बड़ा सीरियस और काफी गहरा है। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं हिंदुस्तान की तरफ से, ये जो कराची के ऊपर अटैक हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक ये सिंबल नहीं है। इट इज अ ह्यूज ह्यूज थ्रेट। कराची के ऊपर अटैक होना, इसका मतलब पाकिस्तान को घुटने पे पूरा टेक देना। कराची इज द सेंटर। जैसे हमारा मुंबई होता है कमर्शियल कैपिटल, कराची पाकिस्तान का भी ऐसा ही एक कमर्शियल कैपिटल है। वहां पे उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का साधन है। सारे उनके 90% से ज्यादा जो एक्सपोर्ट है यहीं से जाते हैं, मेरी टाइम लेन्स ऑफ सिक्योरिटी के जरिए से। तो ये जो हुआ है, ये एक नया दिशा को दिखाता है कि ये एस्केलेशन बढ़ती जाने की काफी संभावना है। और तीसरे पॉइंट में कहना चाहता हूं, वर्ल्ड ओपिनियन एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर है। तीसरा और लास्ट पॉइंट यही है कि जैसे इजराइल को सपोर्ट करने के लिए पूरा विश्व हमास के खिलाफ लड़ाई करीब 30 40 35 दिन तक सपोर्ट में था, लेकिन ये जैसे ही बढ़ती गई तो इसराइल के खिलाफ हो गया पूरा विश्व का जो पब्लिक ओपिनियन। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तान को कार्रवाई करना चाहिए। आज से मैं सुन रहा था, एक चैनल में बैठा था, वाइस प्रेसिडेंट वांस साहब जो है ऑफ यूएसए, वो कह रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान को डी एस्केलेशन करने के लिए। चाइना भी वही कह रहा है और चंद एक देश भी मिलकर कह रहे हैं कि डी एस्केलेट, डी एस्केलेट, डी एस्केलेट। लेकिन इसके मेरे पीछे विचार के क्या गणित मुताबिक है? इसके पीछे क्या मैथ हो सकता है इन तीनों का? इनके पीछे देखिए, आज के दिन में विश्व में अगर जियो पॉलिटिक्स को आप ध्यान मध्य नजर रखेंगे तो वो एक चीज को कहता है। डोनाल्ड ट्रंप 2.0 अगर वो पावर में आए हैं, काफी सारे कमिटमेंट दिया है उन्होंने कैंपेनिंग के टाइम में मैंडेट के मुताबिक। लेकिन एक उन्होंने कमिटमेंट दिया है जो ग्लोबल लेवल को इम्पैक्ट करता है। वो है रशिया यूक्रेन वॉर को बंद करना और ये मिडिल ईस्ट का लड़ाई को बंद करना है। तो ये दोनों में से अभी तक कामयाब हुए नहीं हैं। आप देखिए, 20 जनवरी से लेके आज हम मई में बात कर रहे हैं, थोड़े दिन में उनका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, मतलब 4 महीना पूरा होने जा रहा है। अभी तक कोई भी सिग्नेचर से बातचीत चल रही है, लेकिन सीज फायर कहीं पे हुआ नहीं है। होगा कि नहीं ये भी कहना बहुत मुश्किल है। तो इसी तरह आज के दिन में विश्व का परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए, वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अनदर कॉन्फ्लिक्ट।
अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में इस तरह दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं, ये बड़ा भयानक परिस्थिति होने का संभावना हो जाता है। तो इसलिए, और पाकिस्तान के बगल में कौन है? ईरान है। अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए अहम टारगेट ईरान है। और कल ही आपके प्रोग्राम में मैंने बताया था, एक किताब है, डैनियल मार्की की किताब है, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। वो किताब की निचोड़ है, चाहे पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में कितना टॉर्मेंटिंग रिलेशनशिप हो, अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ के नहीं जा सकता। उसका बहुत सारे कारण है, लेकिन छोड़ के जा नहीं सकता। तो ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर, वो आप देखिए, नॉन नाटो एलाई है पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान को अपने तरफ रखना चाहते हैं, उसका कारण बहुत कुछ है। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2022 के मुताबिक जो यूएसए से निकला निकला है, वो एक पैराग्राफ बहुत क्लियरली कहता है, यूएसए के लिए जो मेन उनका दुश्मन है आज के दिन में, वो है चाइना। चाइना को कंटेन और उसका काउंटर और कंटेस्ट करने के लिए ये सारे उनकी जो काबिलियत है उसको अप्लाई करना चाहते हैं। वो इधर उधर कोई डिसिपेट नहीं करना चाहते। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अमेरिका का परिस्थिति आज के दिन में, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्यों? आज के दिन में यही जो स्लोगन है, ये स्लोगन बहुत कुछ कह डालता है कि इसके पीछे अनदेखी और अनसुनी और अनकही जो बात है, वो काफी कह डालता है। वो क्या है? क्योंकि अमेरिका आज वो नहीं है जो एक सुपर पावर को होना चाहिए, इसीलिए वो अमेरिका को रिजुविनेट करना चाहते हैं अंडर द स्लोगन ऑफ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और तीसरा लड़ाई आज के दिन में, पैंडेमिक, पैंडेमिक के बाद रूसो यूक्रेन वॉर, उसके बाद मिडिल ईस्ट की लड़ाई, और देखिए सप्लाई चेन डिसरप्शन, अभी ये लड़ाई हो जाएगी। और हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ है हमारा जो सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन, विश्व के कम से कम 70% जो है कार्गो हमारे हिंदुस्तान के जो इंडियन ओशन रीजन के थ्रू जाता है। अगर ये हो जाता है, ना केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान बल्कि पूरा विश्व में ट्रेड के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। बैक टू यू प्लीज। लेकिन मेजर जनरल सुधाकर साहब, आपने इसको लाइन ही एक नई दे दी हमारी बातचीत को। मैं बात कर रहा था बम गोला बारूद पे, और आपने इतना जबरदस्त अंदर की खबर दी है, खबर से खबर, कि हम जा किधर रहे हैं। मतलब फाइनेंशियली जो है, इकोनॉमिकली जो है, वो भी कहीं भारत और पाकिस्तान को नुकसान होगा, या क्या पाकिस्तान की उतनी कुव्वत है कि वो भारत से हथियारों से लड़के जीत सके? पाकिस्तान अब क्या रास्ता अपनाएगा बचने के लिए और भारत को ये नुकसान देखिए, देने के लिए? पाकिस्तान के पास आज के दिन में कन्वेंशनल, जब कन्वेंशनल पावर की बात करता हूं, हम यही बात करते हैं उनका आर्मी का तादाद कितना है, टैंक्स कितने हैं, आर्टिलरी गन्स कितने हैं, इंजीनियर इक्विपमेंट क्या क्या है, एमुनेशन स्टॉक कितना है, लॉजिस्टिक्स कितना है, ये यहाँ पे आ जाए, कितने जहाज है, हवाई जहाज, कितने उनके नेवल कैपेबिलिटी है। यहाँ पे उनको 1971 में ये एहसास नहीं, ये पूरा उनको अंदाज लग गया था हिंदुस्तान के खिलाफ ये किसी भी तरह कन्वेंशनल लड़ाई में जीत नहीं सकते हैं। जीतने का कारण सिर्फ उनका एक केंद्र बिंदु है, जम्मू कश्मीर को लिबरेट करके जोड़ना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। तो तब से उन्होंने 1979 से उन्होंने स्टार्ट किया प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर का जो तजुर्बा है, इन्होंने ये सीखा था अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को धकेल के बाहर निकाल के, प्रॉक्सी वॉर के जरिए से किया था। अमेरिका उसको सपोर्ट किया, ये सबको मालूम है। इसी तरह उन्होंने प्रॉक्सी वॉर इस्तेमाल किया अमेरिका को धकेल के निकाल के लिए अफगानिस्तान से बाद में। अच्छा, उन्होंने सोचा कि ये प्रॉक्सी वॉर के जरिए से हिंदुस्तान को भी ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स पूरा नकारा कर देंगे, ठीक ही नहीं। तो यहाँ पे जो सवाल जहां तक आप पूछ रहे हैं, ये किसी भी हालत में पाकिस्तान के पास आज के दिन में 4 दिन का एमुनिशन है। 4 दिन, 4 डेज इंटेंस रेट, एक लड़ाई जो पुतिन सोचा था 7 दिन के अंदर लड़ाई खत्म हो जाएगी, ज्यादा ज्यादा 15 दिन, आज 4 साल होने जा रहा है। उनके आप पास फ्यूल, रूस और यूक्रेन की बात कर रहे हैं? करेक्ट, फ्यूल, पेट्रोल, देखिए चाइना के पास स्टॉक है 60 डेज इंटेंस लड़ाई के लिए, पाकिस्तान के पास वो भी 4 दिन के करीब बराबर है। अगर फ्यूल नहीं होगा तो हवाई जहाज उड़ नहीं पाएंगे, टैंक्स उनके चल नहीं पाएंगे, गन्स गन्स जो है मोबिलाइज नहीं हो पाएंगे, ट्रूप्स मोबिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। नहीं तो यहाँ पे इन बदतर हालातों में भी मेजर जनरल सुधाकर जी, फिर क्यों पाकिस्तान ने ईंट मार ली अपने सर पे भारत को छेड़ के पहलगाम की आड़ में? ये इसलिए किया है क्योंकि हर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ,
आप जानते हैं आर्मी का क्या स्टेटस है पाकिस्तान में, उसको भगवान के बराबर वो मानते हैं सब आर्मी को। लेकिन धीरे 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 पिछले 10-15 साल के अंदर आर्मी के जो इमेज है ये काफी डाइल्यूट इरोड होते जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है। पाकिस्तान पर्टिकुलरली आर्मी ये की जो बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान आर्मी, जी। पाकिस्तान आर्मी के ये जो चीफ मुनीर साहब जब से आए हैं तब से ये अब देखिए कोर कमांडर बहुत बड़ा एक अधिकारी होता है हर फौज में। कोर कमांडर जो कि करीब करीब आप मान के चलिए 45 से 50 हजार ट्रूप्स को कमांड करते हैं, बहुत उच्च स्तर के होते हैं। उनके मकान के ऊपर हमला होना कभी सुना है आपने? सिविलियन अनरेस्ट वही हुआ था इमरान खान का जो प्रोटेस्ट के टाइम में अगर हुआ है, इसका मतलब क्या है? जो इज्जत एक आर्मी को वो देते थे पहले, वो इज्जत अभी रहा नहीं। और जनरल मुनीर पाकिस्तान, का जनरल मुनीर का क्या होगा सुधाकरण जी? आप। अच्छा, जनरल मुनीर साहब में यहाँ पे तो यूरोप में ये बात चल रही है कि मुनीर साहब ऑलरेडी हाउस अरेस्ट हो गया है, उस मिलिट्री कू हो गया, उनकी जगह और कोई आ चुके हैं। अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, चाइना भी सपोर्ट कर रहा है, यूके भी सपोर्ट कर रहा है। वो साहब का नाम अगर आप 2 सेकंड देंगे आपको मैं बता देता हूँ। मेरे पास कोई एक मेरे दोस्त हैं ब्रिटेन में, उन्होंने ये भेजा था। ब्रिटेन में? हाँ तो वो ये आ गया, ये देखिए ये उनका नाम ये देखिए, ये इनका नाम है पाकिस्तान में सो जनरल शाबिर शमशाद मिर्जा द CGCAC। एंड ये कहीं मिलिट्री को हो चुका है। जनरल असीम मुनीर साहब को कहीं उनको हाउस अरेस्ट करके डाले हैं और इन्होंने टेक ओवर कर लिया है। इमरान खान को जेल से रिलीज किया जा, सच है नहीं है मैं कह नहीं सकता, मैं ग्रीस में बैठा नहीं, हूं। क्या मैं सिर्फ मुनीर साहब को हाउस अरेस्ट करने से और इनको नया जनरल दे देने से फौज को, क्या फौज तो वही नहीं रही ना? होता। हाँ, फौज के अंदर डिवीजन देखिए, फौज के अंदर कर्नल्स और बिलो जो रैंक है ये एक अलग थलग हो चुके हैं। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो अलग थलग, बात एक दूसरे को सुनते नहीं है। आज के दिन में ये आप देखिए 2024 में एक फायर पावर इंडेक्स होता है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान 9th पोजीशन में हुआ करता था। एक साल के अंदर उसका पोजीशन नीचे जाके 12वीं या 13वीं पे आ गया है और धीरे धीरे नीचे जा रहा है। कहना ये चाह रहा हूं, जो काबिलियत एक इतना लार्जेस्ट आर्मी को होना चाहिए उससे 50% से भी और कम कमजोर हो चुका है। तो उसका कामयाबी नहीं होगा, असरदायक नहीं होगा हिंदुस्तान के खिलाफ ये जो लड़ाई है। मेरा अंदाज के मुताबिक हिंदुस्तान की फेवर में विन विन सिचुएशन के साथ हम पाकिस्तान को हराएंगे और ये एस्केलेट होते जाएगा काफी हद तक। सुधाकरण जी, आपने अमेरिका और चीन की बात की है कि वो मदद करने लगे हैं पाकिस्तान की। तो चीन अगर पाकिस्तान की मदद करता है, समझ में आता है वो भारत का ध्रुव विरोधी है, लेकिन अमेरिका के साथ तो संबंध भारत के ठीक हैं। अमेरिका अगर पाकिस्तान की तरफ जाता है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका भीतर घात करके, विश्वासघात करके, पीठ में छुरा घोंप के हिंदुस्तान के, और हिंदुस्तान को यूक्रेन वाली स्थिति और रूस वाली स्थिति में लाके खड़ा कर दे? देखिए हमें ये समझना पड़ेगा, चाहे चीन की बात करिए या अमेरिका की बात करिए, जी। इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कोई किसी का परमानेंट दोस्त या फ्रेंड नहीं होता है। एक ही परमानेंट चीज है, वो है नेशनल इंटरेस्ट। अमेरिका को पता है कि वो सुपर पावर की स्टेटस को बरकरार रखने के लिए हिंदुस्तान के बिना वो आगे नहीं जा सकते हैं। उनको ये पता है कि चाइना को कंटेन काउंटर और कंटेस्ट करने के लिए सक्सेसफुली तो हिंदुस्तान के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। चाइना को भी मालूम है कि 2049 तक अगर वो मिडिल किंगडम कॉन्सेप्ट को रिजुविनेट करना चाहते हैं, एक ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान का जैसे एक मार्केट है, 500 मिलियन मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो $12 और ऊपर के सामान डेली खरीदते हैं, आप ये अंदाज लगा सकते हैं इस किस्म के मार्केट को कौन हराना चाहेगा। उसको मालूम है कि हिंदुस्तान के बिना वो भी आगे नहीं जा सकता है। तो चाइना की जो जरूरत है, हिंदुस्तान की जरूरत एक्चुअली इतना बढ़ गया है कि बिना हिंदुस्तान वो आगे की तरफ सोच भी नहीं सकता है। पाकिस्तान के साथ वो झल झल के थक चुका है अभी, और देखा है कि पाकिस्तान के साथ कोई उसको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। तो इसी के साथ मैं यहीं पे इसको खत्म करता हूं। ठीक है।